हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भारत में जो पेंशन की समस्या है और जो पेंशन को लेकर एक विवाद चल रहा है, चर्चा चल रही है, उसके बारे में तो आप सबने निश्चित तौर पे सुना होगा। पहले हमारे यहां किस तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम होती थी, फिर एक न्यू पेंशन स्कीम आई और फिर उसके बाद अभी अप्रैल में सरकार जो है एक एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आई। तो आप में से काफी लोगों के दिमाग में ये एक सवाल जो था वो अटक गया कि भाई इन तीनों में फर्क क्या है, इन तीनों में आखिरकार कुल मिला के अंतर क्या है। तो हालांकि अलग अलग वीडियोस में मैंने बताया है इनके अंतर जो हैं, और अब अगले 5 मिनट के अंदर, अगले 5-7 मिनट के अंदर आपको मैं एक तो भारत का पेंशन का स्ट्रक्चर जो है वो क्या रहा है, क्या इसको लेके समस्या रही है और इन तीनों योजनाओं में प्रमुख अंतर क्या है, और ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है इसकी एक बड़ी आलोचना क्या है, ये चीजें आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो पेंशन को लेकर आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसको शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि 2025, 26, 27 आप कभी भी अगर आप यूपीएससी एग्जाम देना चाहते हैं तो तीनों वर्षों के लिए हमारे पास अलग अलग बैचेस हैं। 2025 और 26 के बैच जो हैं वो 11 तारीख से शुरू हो रहे हैं। 27 का बैच जो है वो 8 तारीख को शाम 6 बजे से शुरू हो चुका है। तो आप जो है एजे लाइव कोड लगा के इन बैचेस से जुड़ सकते हैं, इससे आपको न्यूनतम दाम मिलेगा। जो दाम यहां पर आपको मैं बताता हूं, इसका 21,000, इसका 30 और इसका 36,000, इससे भी कम दाम पर आपको बैचेस मिल जाते हैं अगर आप हमारे वेबसाइट या ऐप पर जाएंगे और एजे लाइव कोड लगाएंगे। तो आज ही इन अपने पसंद के कोर्स से, अपने जिस साल आपको एग्जाम देना है उसके हिसाब से कोर्स से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए, तो भाई देखो, भारत में पेंशन होती क्या है, यह बात तो हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति जब सेवानिवृत्त हो जाता है, व्यक्ति जब रिटायर हो जाता है, उसके बाद जो उसको धनराशि मिलती है उसको हम पेंशन कहते हैं, यह बात हम जानते हैं। तो भारत में पेंशन को लेकर एक बड़ी चिंता जो हमेशा सरकारों के सामने रही है वो क्या रही है कि पेंशन का जो खर्च है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि भाई भारत में जीवन प्रत्याशा बढ़ गई है। 1950 की अगर आप बात करें जैसे एग्जांपल के लिए, तो 1950 में भारत में औसत जीवन प्रत्याशा जो थी वो 35 वर्ष थी, यानी कि एक औसत भारतीय केवल 35 वर्ष जीता था। लेकिन अगर आप आज की बात करें, वर्तमान की बात करें, तो यह 67 वर्ष से ऊपर है। लगभग 70 के आसपास अब हमारी जीवन प्रत्याशा पहुंच गई है। और आपको अब ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो 80, 90, 95 साल तक आसानी से जीवित रहते हैं और इस कारण से उनका पेंशन, उनको लंबे समय तक, अगर 60 साल की उम्र में आदमी रिटायर हुआ है और अगर वो 90 साल तक जिया तो उसको अगले 30 वर्ष तक सरकार को पेंशन देनी पड़ती है और इस पेंशन के बदले में कोई काम तो कराया नहीं जा रहा है। तो इस कारण से क्या होता है, ये एक ऐसा खर्चा है जिसको निवेश नहीं माना जा सकता। ये एक ऐसा खर्चा है जिससे सरकार को कोई लाभ नहीं होता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह जरूरी नहीं है, क्योंकि जब व्यक्ति बुजुर्ग होता है, वृद्ध होता है, तब वो ज्यादा काम करने में सक्षम नहीं होता और उसके मेडिकल खर्चे बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में यह सरकार का जो बजट है, सरकार का बजट बनाम जो सामाजिक सुरक्षा आपको वृद्धों को देनी है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिबेट बन जाता है कि भाई सरकार को बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं करना, ऐसा भी नहीं करना कि यार हमारा बजट पूरा बर्बाद हो जाए, लेकिन हम ऐसा भी नहीं करना चाहते कि हमारे जो वयोवृद्ध लोग हैं, हमारे समाज के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, वो किसी सामाजिक सुरक्षा के बिना रह जाएं और कल को उनको कोई आवश्यकता पड़े, किसी तरह का उन पर संकट आए तो फिर उनके पास पैसे ही ना हो, ऐसा हम नहीं चाहते। तो लेकिन यह बात एकदम सही है, यह बात बिल्कुल सही है कि जैसे एक आकलन यह कहता था कि केंद्र सरकार, जो हमारे यहां पुरानी पेंशन योजना थी, ओल्ड पेंशन स्कीम जो चली आ रही थी, उसको लेकर यह कहा जा रहा था कि केंद्र और राज्यों का मिलाकर लगभग 15% बजट जो है वो पेंशन में ही चला जा रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक स्टडी आई थी 2022 में, उसने यह कहा था कि राज्यों के मामले में तो यह खर्चा 25% है। सोचिए, राज्य की टोटल जितनी आमदनी है उसका 1/4 वो केवल पेंशन देने पे खर्च कर रहा है, जिसके बदले में राज्य को कुछ नहीं मिल रहा। तो यार इसको तो ठीक करने की जरूरत है कि नहीं है। 1/4 बजट आप केवल वृद्धों को पेंशन देने में खर्च कर दे रहे हो, बाकी पूरे राज्य की सारी आवश्यकताएं, चाहे वो आपकी निवेश की आवश्यकताएं हो, चाहे वो आपकी सामाजिक कार्यक्रमों की आवश्यकताएं हो, वो सारी की सारी आपको बचे 75% में करनी पड़ रही हैं।
तो आपको समझ में आ रहा है कि ये बड़ी प्रॉब्लम है, ये गंभीर समस्या है, इसका जो है आपको कुछ ना कुछ निराकरण करना चाहिए। तो इसके लिए क्या था, जो भारत में परंपरागत तौर पर पुरानी पेंशन योजना थी, उस पुरानी पेंशन, या मैं एक काम करता हूं, एक छोटा सा चार्ट जैसा बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो भाई अब जैसे हम यहां पर देखते हैं, इसमें क्या चीज होती है, अगर हम देखें आपकी पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना का जो फर्क है इसमें क्या है, तो अगर हम देखें तो 3 योजनाएं हैं पुरानी, जो नई पेंशन योजना थी 2004 वाली, और जो अभी एकीकृत पेंशन योजना आई है नई वाली। तो पुरानी पेंशन योजना में क्या था, अगर हम इसमें देखें तो पहला जो टॉपिक हो गया वो हो गया कर्मचारी का योगदान, कि क्या कर्मचारी कुछ योगदान देगा। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी को कोई योगदान नहीं देना पड़ता था, यानी कि कर्मचारी अपने वेतन में से अपनी पेंशन के लिए किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं करता था। सारा का सारा कंट्रीब्यूशन जो है वो सरकार करती थी। सरकार ही बेसिकली आपको वेतन, आपको तनख्वाह देगी, माफ कीजिएगा, आपको पेंशन देगी, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। नई जो योजना आई उसमें 10% जो है अपनी तनख्वाह का कर्मचारी हर महीने देगा और 14% सरकार देगी। तो एक तरफ से कर्मचारी की तनख्वाह का 24% जो है वो निवेश किया जाता रहेगा, 10% जो है वो कर्मचारी देगा, सारा का सब, बाकी जो 14% है वो सरकार देगी। ठीक है, अब एकीकृत में क्या किया गया, इनका बेहतर मॉडल निकाला गया। कर्मचारी यहां भी 10% देगा और सरकार 18.5% देगी, ताकि आपका जो पे आउट है वो बेहतर हो पाए। ठीक है, तो इसमें सरकार का योगदान बढ़ाया गया, कर्मचारी का 10% ही रखा गया। ठीक है, आपको पेंशन मिलेगी कितनी, आपको कितनी पेंशन मिलेगी, इसमें क्या था, आपकी पुरानी पेंशन योजना में आपकी आखिरी पेंशन का, आपकी आखिरी वेतन का 60%, तो आपका जो भी आखिरी वेतन है उसका 60% आपको मिलेगा। जो नई पेंशन योजना आई थी उसमें क्या था, इसमें यह नंबर तय नहीं था। सबसे बड़ी शिकायत यह थी कि यह नंबर तय नहीं था। इस पैसे का, जो पैसा बनेगा इसका निवेश किया जाएगा, उस निवेश पे जिस प्रकार से लाभ होगा यही आपको दिया जाएगा। तो इससे सबसे ज्यादा शिकायत थी। तो एकीकृत योजना जो सरकार अभी 2024 में लेकर आई है, इस योजना में क्या कर दिया गया है कि आखिरी 1 वर्ष की औसत आय का आधा, कि आपकी 1 वर्ष में आखिरी औसत आय जितनी भी थी उसका 50% आपको दिया जाएगा। यह बात क्लियर हो गई, यह बात स्पष्ट है भाई। अब इसमें देखिए, इसमें अब महंगाई का क्या किया जाएगा कि भाई पेंशन जो है आखिरी, अब मान लीजिए 10 साल 20 साल बाद महंगाई बढ़ जाती है, तो महंगाई का क्या समाधान किया जाएगा। इसमें महंगाई भत्ता दिया जाता था कर्मचारियों को, जिसके जरिए उनकी पेंशन जो है इन्फ्लेशन प्रूफ रहती थी। इसमें इसका कोई इंतजाम नहीं था कि भाई आपको जो है खुद से देखना पड़ेगा। महंगाई के हिसाब से ऑब्वियसली आपका रिटर्न बढ़ेगा तो अपने आप बदलेगा, पर इसमें मार्केट से लिंक था। एकीकृत पेंशन योजना में भी क्या किया गया है, इसको आपका जो इन्फ्लेशन इंडेक्स से जोड़ा गया है और इन्फ्लेशन के हिसाब से आपकी महंगाई जो है, महंगाई के हिसाब से यह बढ़ेगा। देखिए, तो पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों को सबसे ज्यादा पसंद आती थी, आएगी भी है। आपको खुद कुछ भी नहीं करना, आखिरी वेतन का 60% फिक्स्ड अमाउंट आपको मिलता रहेगा, महंगाई के हिसाब से महंगाई भत्ता बढ़ता रहेगा। नई पेंशन योजना में कर्मचारियों को आपत्ति क्या थी, एक तो उन्हें 10% योगदान करना पड़ रहा था, जो उनको पसंद नहीं आ रहा था। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनको पेंशन मिलेगी कितनी यह तय नहीं था, एक फिक्स नंबर उनको पता नहीं चल पा रहा था। और बहुत कर्मचारी इस बात की शिकायत करते थे कि पेंशन का जो पे आउट आता है, जो उन्हें वास्तविकता में राशि मिल रही है, वो राशि ज्यादा नहीं है, वो राशि कम है। तो इसकी शिकायत बहुत सारे कर्मचारी करते थे और इस कारण से इसको लेकर आपने इतना विरोध प्रदर्शन देखा होगा नई पेंशन योजना का, वो आपको देखने को मिला। तो सरकार जो है पहले इस पर काफी समय तक अड़ी रही, लेकिन जब लोग नहीं माने, कई सारे राज्य जो है उन्होंने, वो तो पुरानी पेंशन स्कीम पर वापस चले गए, जो कि बहुत मतलब अच्छी नहीं है, निश्चित तौर पे ये तो बहुत ही महंगी है, ये सही तरीका नहीं है। तो आखिरकार सरकार एक मध्यम मार्ग निकालकर एकीकृत पेंशन योजना लाई कि कर्मचारी को योगदान अब भी देना पड़ेगा। सरकार ने अपना योगदान बढ़ा दिया, 14 से बढ़ा के 18.5% कर दिया,
आपका इसमें क्या कर दिया, मार्केट लिंक्ड अब भी है, लेकिन एक गारंटी दे दी कि आपकी आखिरी वर्ष की जितनी इनकम थी, जैसे जनवरी से लेकर दिसंबर तक अगर आपने आखिरी साल काम किया, आखिरी 12 महीने की आपकी जो तनख्वाह थी उसमें आपको भी हो सकता है आखिरी महीने आपकी तनख्वाह, आखिरी सालों में आपकी तनख्वाह बढ़ी हो, तो जो भी आपकी आखिरी एक साल की तनख्वाह थी उसका औसत निकाला जाएगा, उसका मासिक तनख्वाह जितनी निकल के आती है उससे उसका आधा आपको गारंटीड है, इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। तो एक नंबर जो है वो यहां पर तय कर दिया गया, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज थी। और इसके अलावा इंडेक्स से इसको जोड़ दिया गया कि भाई आपका जो है, जिस तरह से आपकी मुद्रास्फीति के बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, ऐसे ही इंडेक्स से जोड़ा गया है, तो उस इंडेक्स के हिसाब से आपका जो है पेंशन की मात्रा जो है वो बढ़ती रहेगी। ठीक है, अब इसमें एक बड़ी आलोचना जो अभी भी आ रही है, तो देखा जाए तो ये जो नई एकीकृत योजना है ये एक अच्छी योजना है, एकीकृत योजना एक अच्छी योजना है, पर इसमें समस्या बस एक है, इसको जिस इंडेक्स से जोड़ा गया है वो इंडेक्स बेटा औद्योगिक कर्मचारियों का इंडेक्स है। तो भारत में मुद्रास्फीति के बहुत सारे इंडेक्स बनते हैं, उसमें यह वाला इंडेक्स जो बनाया जाता है ये औद्योगिक कर्मचारियों के लिए बनाया जाता है। तो ये रिटायर्ड लोगों के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि रिटायर्ड लोगों का बड़ा खर्चा आपके विचार में क्या होगा? रिटायर्ड लोगों का बड़ा खर्चा क्या हो सकता है? स्वास्थ्य हो सकता है उनको आवास पर खर्च करना पड़ रहा हो ज्यादा। इन दोनों को ज्यादा वेटेज दिया जाना चाहिए, जो कि इस इंडेक्स में नहीं दिया जाता। तो ये इसमें एक शिकायत जो मेरे को लगती है एक अर्थशास्त्र का टीचर होने के नाते, वो ये लगती है कि आपने एकीकृत पेंशन योजना को जिस इंडेक्स से जोड़ा है ये इंडेक्स ठीक नहीं है। आपको पेंशनर के लिए मुद्रास्फीति का एक अलग इंडेक्स बनाने की आवश्यकता है, जिसमें आप क्या करेंगे, वो बास्केट में वही चीजें डालिए जो एक पेंशनर आमतौर पर खरीदता है, जिन पर एक पेंशनर आमतौर पर खर्चा करता है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको वो चीजें मिलेंगी, आपको आपकी वो समस्या सुलझेंगी जो एक पेंशनर आमतौर पे फेस करता है, तो आपको इसका लाभ देखने को मिल सकता है। तो ये एक बड़ी जो चीज है ये आप इसको कर सकते हैं। अदरवाइज मेरे विचार में ये जो आपकी एकीकृत योजना है ये एक अच्छी योजना है। सरकार को इन दोनों चीजों में संतुलन बनाने की आवश्यकता है कि वृद्ध लोग जो हैं, बुजुर्ग लोग जो हैं, उनके पास सामाजिक सुरक्षा रहे, और साथ के साथ जो आपका जो सरकार का बजट है वो भी पूरी तरह से ध्वस्त ना हो जाए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं ये जो मैंने एक छोटा सा वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करी कि इन तीनों में फर्क क्या है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ और आपका सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में निश्चित तौर पर पूछ सकते हैं। चलिए, जाते जाते आपको एक बार फिर बता दूं कि भाई 2025, 26, 27 जब भी आप यूपीएससी देना चाहते हैं, हमारा बैच उस साल के लिए उपलब्ध है। आप एजे लाइव कोड लगा के न्यूनतम दामों पे इन बैचेस से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कर सकते हैं। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।